So, hello guys. Today we are going to start our new chapter, which is bank reconciliation statement of class 11th. So, this is very important chapter as a exam point of view also, and this is very important for further studies of yours also. So, you must focus on this chapter. तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की मतलब बताता हूँ कि मतलब उसका क्या मतलब होता है। आसान भाषा में मैं आपको पहले उसका मतलब जो बता देता हूँ। जैसे आपको याद होगा, हम पिछले चैप्टर में कैश बुक पढ़ रहे थे। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। तो जैसे हमने पिछले में जो कैश बुक पढ़ी, उसका कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट हुआ करता था। तो हमने देखा कि हम यहाँ पे एक बैंक का कॉलम बनाते हैं। अब बैंक का कॉलम मतलब क्या, कि जो भी हमारे बैंक में एक्टिविटी होती है हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड में। ठीक। अब ये जो हमारी एक्टिविटी हो रही, क्या हम इसे हम ही रिकॉर्ड कर रहे हैं? हमारा बैंक भी तो रिकॉर्ड करता है। हम जब अकाउंट खुलवाते तब बैंक हमको एक पासबुक इशू करके देता है, जिसमें बैंक हमारी पूरी एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है। ठीक। तो जब बैंक की जो पासबुक है वो भी हमारे अकाउंट की है, और ये जो कैश बुक में हम बैंक कॉलम बना के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी हमारे अकाउंट की है। मतलब दोनों का जो अकाउंट बैलेंस आना चाहिए एट द एंड ऑफ ईयर और किसी पर्टिकुलर डेट पे, वो सेम आना चाहिए। पर क्या होता है दोस्तों, कुछ वजहों से इन दोनों का जो बैलेंस रहता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक। उसी डिफरेंस को पता करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक। इसकी हम जैसे डेफिनेशन भी पढ़ें तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस so as to determine the accuracy and authenticity of the records in the books. Take in simple words, it can be said that a statement which is prepared to reconcile the balance of cash book with the balance of passbook is known as bank reconciliation statement. ठीक। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जैसे ये हम क्यों बनाते हैं, इसमें कुछ हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट मतलब हम क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पे ट्रेसिंग ऑफ एरर्स, डिस्क्लोजेस द फ्रॉड, बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग इन कैश बुक, फॉर ऑडिटिंग टू नो द करेक्ट बैंक बैलेंस। तो ये सब चीज़ें इसकी वजह से हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक गाइस। अब हम इसमें आगे देखते हैं इसका फॉर्मेट। मैं आपको की पॉइंट्स बताते जाऊंगा इस बुक में, जो जो हमारे की पॉइंट्स रहेंगे। तो ये यहाँ पे इसका फॉर्मेट देख लीजिए कि हम ये कैसे बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम तो लिखते हैं नेम ऑफ द फर्म, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। उसके बाद हमको डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ प्रिपेयरिंग, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा एज ऑन, और जब भी तारीख को बना रहे हैं वो तारीख, मतलब ये एक पर्टिकुलर तारीख को बनाया जाता है कि ये महीने के एंड में हो गया या साल के एंड में हो गया, किसी पर्टिकुलर डेट में बनाया जाएगा ये। ठीक है। तो आप ये इसको अच्छे से ध्यान रखिए कि हमको ये हर क्वेश्चन में लिखना ही है, नेम, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और एज ऑन, जिस भी तारीख को होएगा। फिर उसके बाद हम ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे हम डिटेल्स लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट। फिर अब जैसे यहाँ पे देखिए, हम जैसे अगर दोनों को रिकॉन्साइल करेंगे, मतलब उनकी स्टेटमेंट को देखेंगे कि बैलेंस सही है कि नहीं दोनों में, तो हमको किसी को तो ऐसे आधार बना के दूसरे से चेक करना पड़ेगा। मतलब हम या तो कैश बुक को रख के पासबुक से मिलाएंगे, या पासबुक को रख के कैश बुक के से मिलाएंगे, है ना। तो ऐसे हम लिखेंगे, जैसे अगर हमने कैश बुक से रख के मिलाया पासबुक को, तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ पे पहली लाइन हमारी ये रहेगी, और आखिरी में अगर यहाँ पे हमने कैश बुक रखा तो यहाँ पे पासबुक आएगा, तो बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये हमारे दो ऊपर नीचे का हो गए। और यहाँ पे जो ऐड है, मतलब हमको क्या क्या पॉइंट्स ऐड करना है कैश बुक में और क्या क्या पॉइंट हटाना है। हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करा, तो हम जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करेंगे वो कैश बुक के लिए होंगे, और जितने भी घटाएंगे वो कैश बुक के लिए होंगे। हमको बस ये पासबुक को मतलब फिक्स्ड मानना है। हम पासबुक में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, केवल कैश बुक में चेंजेस करके बनाएंगे। और अगर हमने पासबुक को आधार बनाया तो हम केवल पासबुक में चेंजेस करेंगे और कैश बुक में कोई चेंज नहीं करेंगे। और ये हमने पहले के भी चैप्टर्स में देखा कि जैसे हमारी जो कैश बुक में
मान लीजिए हमारे बैंक में किसी ने पैसे जमा करे तो हम उसको डेबिट करते थे, मतलब हमारे पैसे बढ़ गए। पर यही पासबुक में अगर किसी ने पैसे जमा करे तो वो क्रेडिट दिखाएगा। ये तो हमने पिछले पढ़ा था कि जो पासबुक का क्रेडिट होएगा वही कैशबुक का डेबिट होएगा। क्यों? क्योंकि जो बैंक वाले हैं, मतलब हमारे पास कुछ आया अकाउंट में तो वो तो हमारे लिए एसिट है, तो वो हम उसको डेबिट करेंगे। पर क्या वो बैंक वालों के लिए भी एसिट है? उनके तो लिए तो लाइबिलिटी हुई ना, उनको किसी और को देना है, किसी और के पैसे हैं उनके पास, तो इसलिए पासबुक में वो क्रेडिट लिखते हैं। ये एक हो गई बात। ठीक, और आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ये क्लियर होते जाएगा। तो ये तो हो गया फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट जो है वो थियोरेटिकल मेथड है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाने का। जैसे यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाने के दो मेथड्स होते हैं, एक थियोरेटिकल मेथड होता है और एक प्रैक्टिकल मेथड होता है। तो हमने अभी थियोरेटिकल मेथड का देखा फॉर्मेट, हम प्रैक्टिकल मेथड को भी पढ़ेंगे, पर प्रैक्टिकल मेथड को पढ़ने से पहले हम थियोरेटिकल मेथड को अच्छे से देख लेंगे। और अगर थियोरेटिकल मेथड को अपन ने अच्छे से देख लिया तो जो प्रैक्टिकल मेथड है वो कुछ नहीं, केवल 2 मिनट का काम है, एकदम आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं उसके लिए कुछ बेसिक रीजंस होते हैं। तो क्या बेसिक रीज़न होता है, मतलब डिफरेंस क्यों आएगा हमारे बैंक के बैलेंस में और कैशबुक के बैलेंस में? तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है रीजंस फॉर द डिफरेंस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक बैलेंस। पहला है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैशबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। मतलब वही कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हो गई कि हमने कैशबुक में रिकॉर्ड कर लिए, पासबुक में नहीं करे, या पासबुक में कर लिए और कैशबुक में नहीं करे। तो ये गलती के कारण भी हो सकता है, हमने या भूल गए। अब क्या होता है, हमने जैसे बैंक में चेक जमा करे, ठीक, और वो क्लियर नहीं हुआ, हमने जिस दिन स्टेटमेंट बनाई पर हमने तो हमारी कैशबुक में उसको प्लस कर लिया था और पासबुक में क्लियर नहीं हुआ, तो इसकी वजह से हमारा बैलेंस डिफरेंट हो जाएगा ना। ऐसे ही बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे यहाँ पे भी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब हमने किसी को चेक दिया और उनने पेमेंट के लिए नहीं किया। ये मतलब कह सकते हैं मोस्ट फेमस ट्रांजैक्शन है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसको आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ये आपको कई जगह दिखने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो ऊपर हमको लिखा हुआ दिख रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब ये क्या है, हम शुरू में लिखेंगे कि बैलेंस एज पर कैश बुक, और उसी में हम कैश बुक में जो भी है बदलाव करेंगे और हमको पासबुक का बैलेंस इसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2015 द बैंक कॉलम ऑफ रोहित्स कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पे आप डेबिट बैलेंस देख सकते हैं। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है कि बढ़ा हुआ, मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है। ये हमारा कोई उधार नहीं है, डेबिट बैलेंस है, हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ, उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं ना, उसी को फेवरेबल बैलेंस भी बोलेंगे। 2500 रुपीज़ है। अब हमको एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है पासबुक का बैलेंस देखने के लिए। अब इसमें लिखा है पहली ट्रांजैक्शन क्या है, चेक सेंड फॉर कलेक्शन फॉर 10,000 बट चेक्स अमाउंटेड 3,000 रुपीज़ वर कलेक्टेड ऑन 3 अप्रैल। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि हमको 3 अप्रैल में 3,000 रुपये मिले हैं, पर हम जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं वो तो 31 मार्च को बना रहे हैं, मतलब 3,000 रुपये का हमारे पास डिफरेंस आएगा। तो अब हम उस डिफरेंस को कैसे देखेंगे, देखते हैं। हम जैसे यहाँ पे ये पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा, और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक, अमाउंट में आप लिख दीजिएगा। अब ऐड है और लेस, ये 2 कॉलम बनाने के बाद मैं अब आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। तो हम इसको ना एक ऐसे, मतलब आप रफ में करके बना सकते हैं कि आप ऐसे कैश बुक का एक कॉलम बनाइए, एक पासबुक का कॉलम बनाइए, ठीक। अब इसमें लिखा है चेक सेंड फॉर कलेक्शन। अब कलेक्शन के लिए भेजे गए, मतलब हमने जब भी भेजा होगा तब हमारी कैश बुक जो है उसमें 10,000 रुपये बढ़ा दिए होंगे, ठीक। और क्या लिखा है, बट चेक्स अमाउंटेड 3,000 रुपीज़ वर कलेक्टेड ऑन 3 अप्रैल। अब मतलब हम जैसे 31 मार्च को बना रहे हैं तो केवल 7,000 रुपये ही कलेक्ट हुए हैं, तो हम यहाँ पे 7,000 ऐड करेंगे। अब हम इसको टोटल करेंगे तो इसमें 10,000 आएगा, इसमें 7,000 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, हमको ये डिफरेंस को देखना है क्यों आ रहा है।
तो हम इसमें क्या करेंगे कि पासबुक को आधार बनाएंगे। मैंने जैसे बताया था, अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक में ही हम बदलाव कर सकते हैं। तो हमको ये 7,000 इक्वल लाना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 10,000 है उसमें से 3,000 माइनस कर देंगे। ठीक, 3,000 माइनस करें तो ये 7,000 इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये माइनस हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे लेस, मतलब जो ऐड और लेस का कॉलम बनाए थे वहाँ लेस करेंगे, और लेस में हम ये पॉइंट डालेंगे चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। 10,000 में से 7,000 कलेक्ट हो गए थे, 3,000 कलेक्ट नहीं हुए, तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया, यहाँ अमाउंट डाल दिया। ऐसे हम करेंगे ये वाला। अब जैसे दूसरा जो है ट्रांजेक्शन, चेक्स इशूड फॉर 7,500 बट चेक्स अमाउंटेड 2,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 2 अप्रैल। मतलब जो 2,500 के चेक थे वो 2 अप्रैल को प्रेजेंट हुए, उसके पहले के केवल 5,000 के क्लियर हुए। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। जैसे कैश बुक, आप ना ये कैश बुक और पासबुक का ज़रूर बना के देखिएगा, क्योंकि इससे क्या रहता है, गलती नहीं होती है और ये अच्छा भी रहता है। तो हमने ये 10,000 रुपये डाल लिए। अब हमने 10,000 रुपये हमारी कैश बुक और पासबुक में डाल लिया। अब क्या बोल रहा है, इशूड, मतलब हमने किसी को दिए हैं, तो हमने देते समय ही उसमें से माइनस कर लिए होंगे कैश बुक्स में 7,500 रुपीज़। यहाँ पे बचे 2,500 रुपये। पर हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो चेक्स अमाउंटेड 2,500 रुपीज़ है वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 2 अप्रैल, मतलब केवल 5,000 रुपये ही हमारे बैंक से अभी गए हैं। तो हमारे बैंक में तो होंगे 5,000 रुपये, पर हमारी कैशबैक में है 2,500 रुपीज़, तो हमको इसको इक्वल करना पड़ेगा। पासबुक में तो हम छेड़खानी कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैशबुक में 2,500 प्लस कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐड लिखेंगे, ये जो ऐड का कॉलम इसमें लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। 7,000 में से 5,000 माइनस करें, यहाँ पे 2,500 लिख दिए। अब हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन देखेंगे, बैंक क्रेडिटेड द इंटरेस्ट फॉर ₹100। ठीक, मतलब बैंक ने हमारे इंटरेस्ट क्रेडिट करा 100 रुपीज़। तो अब जैसे हम करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ जैसे 10,000 लिया, यहाँ ये कोई भी आप रैंडम अमाउंट ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन से लेना, ये केवल हमारे रफ वर्क के लिए, हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे 100 रुपये ले लिया, यहाँ पे भी 100 रुपये ले लिया। अब बैंक ने बोला है कि 100 रुपये इंटरेस्ट क्रेडिट करा, तो इंटरेस्ट जब क्रेडिट करते हमको तो पता नहीं चलता है, तो हमको कैशबुक में एंट्री नहीं हो पाती उसकी। जैसे पासबुक में उन्हें एंट्री कर दिया 200 रुपये, पर जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे, पर हमने तो देखा ही नहीं कोई एंट्री है, तो 100 ही हो गया। तो अब पासबुक को तो छेड़ेंगे नहीं, हम यहाँ पे भी 100 प्लस कर देंगे और दोनों के बैलेंस को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, बैंक क्रेडिट द इंटरेस्ट 100 रुपीज़। अब फिर हम इसको पासबुक के बैलेंस निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 2,600। अब ये ऐड का कॉलम था, तो इस अमाउंट में इसको ऐड कर देंगे, ये इतना आएगा। अब ये इसको टोटल 3,000 को यहीं टोटल में लिख देंगे, अमाउंट में लेस करना है तो लेस कर दिए 2,100। आ गया भैया बैलेंस एज पर पासबुक 2,100 रुपीज़। ये देखिए, यही आना था, बैलेंस एज पर पासबुक 2,100 रुपीज़। यहाँ पे डेबिट बैलेंस था तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस कर दिए। तो यही एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। अभी हम कई और क्वेश्चन भी देखेंगे, जैसे ये हमारा डेबिट बैलेंस था, अब जैसे क्रेडिट बैलेंस आया, मतलब ओवरड्राफ्ट आया हमारा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि हमारे पास पैसे कम थे, पर हमने बैंक की ओवरड्राफ्ट सुविधा से किसी को ज़्यादा पैसे दे दिए, मतलब हमको बैंक को पैसे देने हैं। तो क्रेडिट बैलेंस हम लिखेंगे एज़ पर कैश बुक, पर जो बैंक है उसके लिए तो वो पैसे ले रहा है, तो वो डेबिट बैलेंस एज़ पर पासबुक ऐसे लिखेगा। तो चलिए वो क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं। अब ये हम देखते हैं ओवरड्राफ्ट एज़ पर कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट एज़ पर कैश बुक क्या होगा कि हमको बैंक को पैसे कुछ वापस करने हैं, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस एज़ पर कैश बुक के नाम से भी लिख सकते हैं हम उसको। तो क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट एज़ पर कैश बुक। अब हम हमारी ट्रांजेक्शन देखते हैं। ओवर चेक वर्थ ₹816 हैड बीन इशूड बिफोर 30 जून विच वॉज नॉट इन कैश टिल, मतलब जो हमने करा था इशू, पर जिस तारीख को हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उस तारीख को चेक उनने जमा नहीं करा, मतलब पैसे कलेक्ट नहीं हुए बैंक की तरफ से। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ये होता तो सेम ही है, हम मतलब वैसे ही करेंगे
कि पासबुक का एक कॉलम बनाएंगे, कैश बुक का बनाएंगे। ठीक है, रैंडम अमाउंट ले लेंगे और यहाँ पे हमने जैसे कैश बुक से 860 रुपये माइनस कर दिए क्योंकि किसी को हमने चेक फाड़ के दे दिया। हमारे पास बचे 140 रुपये, पर बैंक में उन्होंने जमा करवाई नहीं जिस तारीख को हम बना रहे, तो बैंक के पास तो इतने ही पैसे रहेंगे। अब बैंक क्या करेगा कि इसमें 860 प्लस करवा देगा और दोनों का बैलेंस इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कैश बुक के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक, कैश बुक के हिसाब से बना रहे इसलिए। पर यहाँ पे जब भी हम ओवरड्राफ्ट करते हैं तब वहाँ पे एक दूसरा नियम आ जाता है कि यहाँ पे, मतलब नियम नहीं कहेंगे इसको, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ये नॉर्मल कैसे सॉल्व करेंगे। कि जैसे हमने यहाँ पे प्लस 860 करा, तो ओवरड्राफ्ट जब भी रहा तब आप जितना प्लस का अमाउंट तो इसको माइनस 860 करके प्लस करना पड़ेगा। जब यहाँ पे डेबिट बैलेंस रहता है तब तो हम नॉर्मल ऐसे कैसे लिख देते, पर जब भी ओवरड्राफ्ट रहेगा तब हम माइनस करके लिखेंगे। तो कैसे आएगा, जैसे लेस में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 860 रुपीज़, है ना। बस ये एक छोटा सा है। अब जैसे हम यहीं पे दूसरे ट्रांजेक्शन देखेंगे, चेक वर्थ रुपीज़ 1740 हैड बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक विच वर नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक येट, तो बैंक में जमा कर दिया है। तो अगर ये वो वाली नॉर्मल एंट्री होती तो हम इसको प्लस में करते, मतलब माइनस में करते, पर अभी हम इसको उल्टे के हिसाब से, ओवरड्राफ्ट के हिसाब से ऐड में करेंगे। मैं कैसे बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास 10,000 रुपये, हम ऐसे ही रैंडम यहाँ पे अमाउंट ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कितना लेना है। और यहाँ पे हमने जैसे 740, सॉरी, यहाँ पे कैश बुक में हमने 740 ऐड कर लिया और बैंक में भेज दिए, तो ये कुछ आ जाएगा इतना। पर बैंक में तो हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे जीरो रहेगा। बैंक क्या बोलेगा कि माइनस करो भैया, हमको इक्वल करना है, तुमने माइनस कर दिया। पर ये ओवरड्राफ्ट है तो हम इसको माइनस अमाउंट की जगह प्लस 740 लिख देंगे। जैसे ऐड में देखो हमने लिखा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड 1450। बस ऐसे ही सारे करके देखना, मतलब यही है। ओवरड्राफ्ट में उल्टा कर दो, इसमें सीधा कर दो, तो आखिरी में हम इसको भी टोटल करके ये 3042 आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर है ना। ये थ्योरेटिकल मेथड में सेम नियम रहेगा, हम चाहे कैश बुक से करें स्टार्ट या पासबुक से करें। तो जैसे ये हमारा जो थ्योरेटिकल मेथड था, इसमें तो यही रहेगा नियम कि हम पासबुक से करें स्टार्ट या कैश बुक से करें। अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसको ऐड और लेस में लिख देंगे। पर अगर हमारा ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो हम उसको उल्टा कर देंगे। जैसे अगर हमारा प्लस में है तो उसको माइनस में लिख देंगे। ठीक, अब प्रैक्टिकल जो मेथड मैंने बोला तो बहुत इजी है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बोल रहा था इजी है। ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल मेथड पे है। अब हमने यहाँ पे जैसे थ्योरेटिकल मेथड में इसको ऐड और लेस का कॉलम इधर बनाया था, इधर डिटेल और अमाउंट लिखा था। इसमें कुछ नहीं करना, हमको बस प्लस आइटम वाला जो ऐड का था उसको इधर लिख देना है, माइनस आइटम वाला इसको लिख देना है, और बाकी पूरे एक जैसे नियम रहेंगे। बस थोड़े से चेंजेस मैं बता देता हूँ। तो अभी मैं बताता हूँ उसके, इसलिए मैंने बोला था कि पहले थ्योरेटिकल मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल मेथड है ये इतना सा है। बस जो ऐड और लेस हमने इधर करे थे उसको यहाँ पे प्लस माइनस आइटम के नाम पे लिख देना है ना। हाँ, तो हमने थ्योरेटिकल मेथड में क्या समझा कि अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है तो कैश बुक हो या पासबुक हो, मतलब कैश बुक से स्टार्ट करें, कैश बुक में परिवर्तन करने या पासबुक परिवर्तन करने, जो भी आंसर आएगा सेम का सेम जैसा का वैसा लिख देंगे। पर अगर क्रेडिट रहा, ओवरड्राफ्ट रहा, तो कैश बुक और पासबुक में जो भी आंसर आएगा उसका अपोजिट लिख देंगे। ठीक, पर अब प्रैक्टिकल मेथड में क्या होता है, हमको क्या करना है, प्रैक्टिकल मेथड में कैश बुक में चाहे डेबिट बैलेंस हो या ओवरड्राफ्ट हो सेम करना है। पर अगर पासबुक में दोनों में अपोजिट कर देना है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में। यही अंतर है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मेथड में। ज़रूरी नहीं कि आपको दोनों मेथड आना चाहिए। थ्योरेटिकल मेथड इजी है, आप बस वही सीखिए, उसी को एग्ज़ाम में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, so that is it for this video guys. We will covering more on this accounts class 11th. Stay tuned and we'll see you guys in the next video.